25/10/2025 वो दिन शायद उत्तराखंड के इतिहास का वो दिन होगा जो आज भी कहीं ना कहीं हर किसी ने अपनी उस डायरी पे लिखा होगा जिस डायरी पर वो ये सोचते होंगे कि हमेशा ये याद रहेगा। 25 वर्ष है हमारा उत्तराखंड आए दिन धरनों की सूली पर चढ़ता हुआ। अगर धरने करे शांतिपूर्वक होते हैं तो फिर ठीक है, अगर शांतिपूर्वक नहीं है तो फिर उग्र होता है। उग्र पे भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर पुतले दहन होते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कहानी अगर मैं बना रहा हूं तो क्या है ये। ऋषिकेश खारा स्रोत पर इस वक्त हम मौजूद है। पूरे दिन से यानी 25 तारीख से अब तक पूरा 9 दिन पूरे होने को आ चुके हैं और मैं अभी आपको खारा स्रोत से लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। मगर उसके पीछे का कारण क्या था। खारा स्रोत का शराब का ठेका आज विवादों में इस तरीके से बन चुका है और इस तरीके से भर चुका है कि हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर इसका अगला कदम होने क्या वाला है। कल यानी कि 2 नवंबर को 2025 खारा स्रोत को आधा जो ठेका है उसको आधा खत्म कर दिया है। यानी कि जो 214 वर्ग में फैला हुआ शराब का ठेका था उसको अब 100 वर्ग में वापस लेके आ गए। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। कहानी फिर शुरू होती है कि भाई यहाँ पर विकास चंद्र रयाल एक लड़का है जो कि सोचता है कि भाई इस खारा स्रोत ठेके को बंद करना चाहिए। उनके साथ कई और उनके साथी बैठते हैं, अभी आमरण अनशन पर है, उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि शायद जितना ज्यादा वो बोलेंगे उतनी उनकी एनर्जी और डिटॉक्स होते रहेगा उनका शरीर, मगर काम नहीं। मगर कल रात की अगर मैं आपको वारदात बताऊं तो कल रात को 11:30 के आसपास दिनेश चंद मास्टर जो कि पूर्व नगर निगम ऋषिकेश के मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं, उनको जबरन गाड़ी में यानी कि एम्बुलेंस में बिठाकर एम्स के बाहर छोड़ दिया जाता है। फिर उनका एक लाइव वीडियो प्रकाशित होता है। उस लाइव वीडियो में वो कहते हैं कि प्रशासन मुझे लेके आया और एम्स के बाहर छोड़कर चला गया और अब मुझे यहाँ पर बीपी की गोली खाने को दी जा रही है। तो अब समझेगा अगर बीपी की गोली खा लेते तो शायद उनका धरना टूट जाता। उनसे ही बात करते हैं और समझते हैं कहानी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरीके से हुई थी और क्या कुछ पूरा मामला था। दिनेश चंद मास्टर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मास्टर जी, पहले तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये छाव में चलते हैं, हम भी छाव में जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है धूप का इतना प्रकोप, धूप भी आपके पीछा नहीं छोड़ रहे। मास्टर जी ऐसे कैसे चलेगा, धूप से डर रहे हैं अब आज आप हैं? कहीं ऐसा तो नहीं धूप ज्यादा लगेगी, शरीर में पानी की कमी होगी, ज्यादा पानी पिया जाएगा, फिर बार बार यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, फिर आपको बोला जाएगा कि नहीं आपने ज्यादा पानी पी लिया यानी कि आपका भूख हड़ताल शायद टूट गई। कल की बात करते हैं, कल रात में क्या कुछ कहेंगे कल के विषय के बारे में, क्योंकि कल रात को आपको बताया जा रहा था कि ऐसे कि आपको जबरन उठा के यहाँ से ले गए फिर एम्स के बाहर छोड़ दिया गया। कहानी के पहलू से शुरू करेंगे कि हुआ कैसे था। ये उनका सुनियोजित ढंग से उन्होंने ये कार्य किया है। मैं सोचता हूँ कि हमारे चौथे स्तंभ और जो आम जन है इनकी जो तपस्या है, त्याग और बलिदान है, उसका प्रतिफल है कि शायद मुझे लगता है कुछ कर्मचारियों पे इसकी आंच आने वाली है, ये धूप लगने वाली है। आपको ये लगता है कि ये धूप उनको कहीं ना कहीं कमजोर करती हुई नजर आ रही है? तो इसलिए उन्होंने कहा ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए उन्होंने बांसुरी को उठा लिया। उन्होंने कहा नहीं बांस को, बांस को उठा दिया, बांस की बांसुरी बनती। उन्होंने कहा मास्टर को यहाँ से उठा दिया जाए ताकि ये कच्चा पड़ जाएगा। लेकिन शायद उनको पता नहीं, जब यहाँ से मुझे ले गए कि मैंने कहा भाई ऐसे कैदी जैसे कैसे ले जा रहे हो आप। मेरी उनसे खूब ताकीद भी हुई। हो सकता हूँ मेरे खाकी वर्दी को सैल्यूट करता हूँ, मेरे से कुछ गलती हुई होगी, क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन जो खाकी वर्दी पहन के जो कार्य किया उन्होंने, मेरी वर्दी को अपवित्र करने का कुछ व्यक्तियों ने काम भी कर रहे हैं। और यदि मुझे यहाँ से ले गए, क्यों ले गए? रास्ते में बोले अभी कहाँ पहुंचे यार हम, रानी पोखरी। इसका मतलब वो कहाँ ले जाना चाहते थे मुझे तो ये भी पता नहीं है। नहीं, जब आप जा रहे थे तो रास्ते में ये बोला जा रहा था कि रानी पोखरी पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो पुलिस वाले पीछे तो कह रहे कहाँ पहुंचे रानी पोखरी। इसका मतलब ये मुझे कहाँ ले जाना चाहते थे भाई? आपका मुंह ढका हुआ था, आंखें बंद करी? क्यों ढकने की हिम्मत होनी चाहिए। तो आप कैसे बोल रहे हो कि अगर रानी पोखरी अगर नहीं, तो मतलब आपने रास्ता तो देखा होगा जाते? गाड़ी के पीछे बैठे थे ना, तो बाहर का मतलब जरा अच्छा कम दिख रहा था। आपस में टैगिंग कर रहे थे वो कह रहे दो एक दूसरे की रानी पोखरी पहुंचे हम। मैं नहीं पहुंच रहा, मुझे तो पता कहाँ पहुंच गए हम। उनको खुद ही पता नहीं था कि एम्स ले जा रहे हैं हम इनको। अच्छा। वो ड्राइवर की मेहरबानी बेचारे की कि वो सीधा एम्स ही ले गया, रानी पोखरी ले गया। एम्स ले गया, एम्स से एंट्री अंदर हुई। उन्होंने कहा उतरिए। मैंने कहा मैं मुंह से कुछ गलत शब्द छूट रहे हैं। मैंने कहा मैं अपना एक पहाड़ का लाटू कालू चौक और अपना उत्तराखंड गोदड़ू गुलाल चौक, हिमालय में अगर टोपी नहीं डाली
गंगा पुत्र एच गंगा का एच हिमालय छे न बने बिल्कुल बढ़िया છે ને उसका पुत्र छूं मैं। तो मेरे ऐसे अगर हिमालय जन टोपी नहीं बोली मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा आपकी महिलाएं क्या शुभ काम में बिना बिना सुहाग के जा सकते हैं, ये मैंने जरूर कहा है। इसको चाहे कोई गलत ले मैं तैयार हूँ। तो महोदय फिर वो कुछ नहीं बोले और इमरजेंसी में यदि मुझे यहाँ से उठा के उनको लग रहा था कि मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे अगर डॉक्टर के पास ले गए इलाज कराने, लेकिन उसकी उनकी एंट्री अंदर नहीं हुई। इमरजेंसी में दो जो पुलिस मित्र हैं वो बाहर ही रहे, गायब हो गए गायब हो गए। फिर मैं अंदर गया तो मेरे साथ हमारे सैनिक बंधु, पूर्व सैनिक बंधु जो वहाँ गार्ड थे, मेरा बहुत सम्मान करते हैं और मैं भी उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि सीमाओं पे उन्होंने ईमानदारी से ड्यूटी निभाई है। तो अंदर मेरे साथ रहे, डॉक्टर साहब से बात हुई। मैं डॉक्टर साहब कैसे लग रहा हूँ, मैं बीमार लग रहा हूँ स्वस्थ? मैंने कहा क्या ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। अच्छा सर क्या बोले, सॉरी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नहीं थैंक्स। मैंने कहा ये लोग मुझे लाए पुलिस वाले, कहा मैंने कहा देखा पीछे तो आए नहीं अंदर। अच्छा हाँ मैंने इधर इनको आपने बताना था कि आदमी बीमार को लाए हम या कैदी को लाए या अपने को बचाने के लिए लाए या उसको जो लोकतांत्रिक ढंग से हमने जो संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिया है उनका हनन कर रहे हैं। आपको कौन ले गया था? कांस्टेबल लेवल के ले गए थे, हेड कांस्टेबल, एसआई ले गए थे, कौन लेके गया था? एक इंस्पेक्टर कांस्टेबल था और एक दरोगा या इंस्पेक्टर जो भी था वो दो थे, वो आपको लेके गए। लेकिन यहाँ भारी मात्रा में आ रखे थे जो मुझे कोई पैर पकड़ के कोई हाथ पकड़ के, मुझे जूते चप्पल तक नहीं पहनने दिए। मेरा मोबाइल मैं तो सोचा इन्होंने छुपा दिया लेकिन वो यहाँ छूट गया है मोबाइल। अच्छा हाँ ताकि मैं बीच में कोई किसी से वार्तालाप भी न कर सकूं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कहाँ पहुंचे हम, रानी पोखरी पहुंचे। ये क्या करना चाहते थे? बिना जूतों का, बिना मेरी टोपी और बिना मेरा मोबाइल तो साथ में चाहिए कम से कम। कह दी आपको जबरन उठाया गया। यहाँ पे कोई टेस्टिंग नहीं हुई आपकी? यहाँ पे कोई जब सीधा आपको एम्स ले गए? मेडिकल टीम आई थी, मेडिकल टीम ने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन वो कह देते कि आप बहुत बड़ा हुआ बीपी। अगर वो बोलते थे बहुत ज्यादा बड़ा हुआ वो ही दे देते बीपी की गोली। अब खाता है ना मैं खाता, मैं जानता हूँ। अरे मेडिकल टीम आई थी, एक बीपी की गोली तो जरूर होनी चाहिए थी उनके पास, होगी नहीं क्या? आज भी आएंगे पूछेंगे उनको। तो आप वहां गए, उसके बाद आपके साथ क्या किया गया? फिर उन्होंने लिख के दिया एक इंजेक्शन। पहले तो उन्होंने कहा कि आप बीपी की गोली खाइए, मैंने कहा मैं खाऊंगा नहीं। क्या आप पे ड्रिप चढ़ेगी? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लिख के दिया, इसको बाहर से खरीद के दिया होगा। अच्छा आप ही को बोला कि बाहर से खरीदने के लिए? मैंने कहा मैं बीमार नहीं हूँ। आपने बोला नहीं मैं तो आंदोलनकारी, मैं तो यहाँ से वहां चला जाऊंगा अगर इंजेक्शन लेने के। नर्सिंग अधिकारी नहीं, नर्सिंग अधिकारी। कौन सा इंजेक्शन था मास्टर जी, वो कुछ आपको पता है? मुझे ये पता नहीं, वो कागज मेरे पे। अच्छा वो आपके पास कागज है, आपको ये भी नहीं पता? मतलब वो नर्स, मतलब आप इमरजेंसी में जब मैंने ये शब्द कहा तो वहां से किसी आदमी ने मेरे हाथ से लिया। मैंने कहा क्या मैं आम आदमी को ध्यान में रखना, और ये इस एम्स में अगर आम आदमी की इज्जत नहीं होती है, आम आदमी के लिए हॉस्पिटल नहीं बना हुआ, क्यों बना हुआ है? ध्यान में रखना कर्मचारियों। मैंने कहा आप। अब उन्होंने उसको फाड़ दिया और फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से अरेंज करके ला के। एक इंटरव्यू चल रहा है सर, लाइव चल रहा हूँ मैं, 10 मिनट रुक जाइए अगर आप रुक सकते हैं प्लीज। मास्टर जी को आप अलग से ले लेना भले, सॉरी सर। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइव चल रहा है, लाइव मैं उनको हटा नहीं सकता हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहां पर से आपको पर्ची दे दी जाती है और आपको बाहर भेज दिया जाता तो आपका अगला स्टेप क्या होता? आप यहाँ पहुंचते या फिर वापस से आप अपने जो गरिमा से रहते हैं कि भाई नहीं मैं तो जाता अंदर? मैं क्या बीमार था कि मैं वहां रहता, और मेरी तो कस्टडी बहुत बड़ी थी। अगर मैं बाहर वैसे भी आया, रात में आया मैंने कहा मैं स्वस्थ हूँ, मैं ट्रामा सेंटर में जाता हूँ, मेरे कोई भाई बंद कोई बीमार होकर आके मैं ट्रामा सेंटर गया, सबको देखा मैंने, सबको मिल भी किया, सबने बहुत अच्छा हेल्प करी। किसने? जो आगे सुरक्षा गार्ड है उनकी, अरे उनकी तो आपको अस्पताल में जाके ना तो कोई गोली, ना कोई ड्रिप, ना कोई ऐसा इंजेक्शन लगाएगा? फिर नहीं, वो इंजेक्शन तब वो उन्होंने प्रोवाइड किया। वो मैं उनके राजस्व विभाग का, मैंने कहा क्या है तुम्हारे तहसीलदार साहब, उपाध्याय जी, वो उनियाल जी कहा है? मैंने कहा और कहा कानून गो है, कहा नायब तहसीलदार है, आपका तो यहाँ पटवारी तक नहीं है।
जो जमीनों की खरीद फरोख्त करवा रहे हैं, या तो कोई भी तुम्हारा विभाग का नहीं है। अच्छा मास्टर जी, ये पटवारी जी की बात करिए, हालांकि हम उनसे बात करेंगे। 2018 से ठेका है, 2018 में भी उसी प्रकार से ठेका रहा होगा जिस तरीके से अभी था। आज तो काट कर अलग कर दिया, आपकी एक जीत हो चुकी है। क्या 2018 से लेकर अभी तक जो तहसीलदार थे उनको ये नहीं दिख रहा था कि अतिक्रमण है? 2018 में कौन तहसीलदार रहा होगा, कौन पटवारी रहा होगा, चलो हम 2018 भी नहीं छोड़ते, 19, 20, 21, 22। हम 18 से देखना है। जिस दिन से वो 214 वर्ग गज जो वो जमीन उन्होंने करी, अगर 100 वर्ग गज जमीन थी तो 214 वर्ग गज के कितने पैसे एक्स्ट्रा लिए, कौन कौन उसमें इंक्लूड है, मैं नहीं जानता हूँ। कौन पटवारी है, कौन तहसील है, वो जांच का विषय है। वो उसमें संलिप्त है। और वर्तमान पटवारी को अगर उसकी उन्होंने वो करी, रैकी करिए, नाप छाप करा, तो वर्तमान पटवारी क्यों नहीं आया, किस बहाने नहीं आया, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। इसमें कर्मचारी है ना, जो कर्मचारी राजस्व कर्मचारी इसमें संलिप्त है। और अगर 100 गज का राजस्व वो सरकार को देते हैं तो उन्होंने यूज 214.4 समथिंग, क्या 214.4 समथिंग राजस्व उनको सरकार को दिया कि नहीं दिया, वो कि 100 वर्ग गज का दिया। अगर 100 वर्ग गज का दिया तो ये 114.4 वर्ग गज का राजस्व किसको गया, ये भी एक सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप सुबह 114.4 गज के पैसे किसी पटवारी ने उस समय आवंटित करके तो लिए। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, ये भी जांच का विषय है। मगर मास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हम बस ये जानना चाहते हैं कल किस तरीके से आपको उठाया गया था, क्या कुछ किया गया था, अब क्या सारी चीजें होती हुई है। मगर ये हमारा जो उत्तराखंड है ना, ये 42 शहादतों से बना है, और उन 42 शहादतों को मुझे लगता है आज सिद्ध करने के लिए और शहादतें दी जा रही हैं, ताकि ये याद रहे कि जिस दिन उत्तराखंड बना था तो उस दिन 42 शहादतें दी गई थी। हम सिर्फ वो 42 लोग गिनते हैं कि जो हमारे आंदोलनकारी थे जिन्होंने शहादतें दी, मगर शायद वो देखिएगा, मैं मास्टर जी के जस्ट पास में अगर बैठूं, मैं अगर बोलूंगा कैमरामैन को थोड़ा आगे आके दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो चेहरा है ना, शायद ये भी उसी घड़ी पर अब मौजूद है कि अगर 42 शहादतें लिखी गई थी तो 43 में एंटर करने वाला जो चेहरा है ना, उनकी आंखें नम है, 2 बच्चे हैं उनके छोटी छोटी, और पिछले 8 दिन से शायद ना तो उनसे ठीक से मिल पाए और ना उनके बच्चों ने बोला होगा। आज के दिन पे मैं कहूंगा, कैमरा उनको बोलूंगा कि आज के दिन पे शायद विकास भाई को बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा कि मेरी बच्चियां जो 2.5-3 साल की है, उनके अपने पिताजी को यहाँ पे देख रहे होंगे तो उनको अच्छा लग रहा, मगर भविष्य में क्या उनके लिए वो ट्रामा नहीं होगा, निकाल देना कॉपी, शायद हो भी सकता है। ये भी हो सकता है कि कहीं वो पूछे अपने पिताजी से सवाल कि पापा उस दिन हुआ क्या था, और विकास भाई डर डर के बोले कि बेटा ऐसा हुआ था जो मैं बता भी नहीं सकता। खैर, क्या इस पूरे प्रकरण में होता है, 8 दिन पूरे हो चुके हैं, 9वां दिन है आज, और उनसे हम बात करते हैं मगर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो चेहरा है वो आराम से बता पा रहा है कि अगर बात ज्यादा होगी तो शायद और 1-2 घंटे और जो बैठ सकते हैं बेचारे, उन पे हम कम ही कर सकते हैं। मगर बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या पूरा कुछ होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।